वैसे तो नीलकंठ मिश्रा साहब को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन देश दुनिया की दिग्गज बड़ी फॉरेन ब्रोकरेजेस और रिसर्च हाउसेस के साथ लंबा समय बिताने के बाद आप एक्सिस ग्रुप के साथ हैं, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सिस कैपिटल के ग्लोबल रिसर्च हेड भी हैं। खास बात यह है कि मिश्रा साहब न सिर्फ ग्लोबल रिसर्च हेड के तौर पर दुनिया भर के बाजारों पर, दुनिया भर की इकोनॉमी पर बड़ी गहरी और पैनी नज़र रखते हैं, बल्कि भारतीय बाजारों पर, भारतीय इकोनॉमी पर और विशेषकर भारतीय इकोनॉमी में जो हमारी दूर दराज की रूरल इकोनॉमी है उस पर मिश्रा साहब की बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ है। और आज हमने इसलिए आमंत्रित किया है कि बजट के बाद जरा जाना और समझा जाए कि भारतीय इकोनॉमी के लिए और भारतीय बाजारों के लिए हमारे बजट के क्या मायने हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, नमस्कार, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बताएं सर, क्या कुछ खास आपको लगा है इस बजट में? इसमें मैं यही कहूंगा जो मैंने आपको पिछले कुछ वर्षों में भी कहा है कि अब बजट का रेलेवेंस इकोनॉमी के लिए काफी कम होता जा रहा है। जो जो भारत का भारत की सरकार का जो जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है वो काफी छोटा हो गया है, बट वो हमारी वो मसल मेमोरी है कि हम अभी भी बजट को, तो बजट के से दो ही बड़ी चीजें निकल के आती हैं। एक ये कि सरकार अभी भी फिस्कल डिसिप्लिन पे फोकस कर रही है, सरकार मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रही है, सरकार की इच्छा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए क्योंकि सरकार अपनी फुटप्रिंट को कम कर रही है। तो ये एक डायरेक्शन में था और उस पे जो नंबर्स थे वो जग जाहिर हैं। दूसरा बड़ा मैसेज जो जो बजट स्पीच से आना था, तो एक है बजट का अरिथमेटिक, दूसरा है बजट का स्पीच। बजट स्पीच में क्योंकि सरकार नहीं है, सरकार की प्रायोरिटीज क्या होंगी, तो उसका हमें एक ढांचा दिखाई दिया कि सरकार एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करेगी, सरकार अर्बन डेवलपमेंट पे काम करेगी, सरकार जॉब क्रिएशन पे काम करेगी। तो ये सब दिखना शुरू हुआ और जॉब क्रिएशन पे एक पहली चाल जो है सरकार ने चली कि हम इंसेंटिव्स क्रिएट करेंगे जो जो जॉब क्रिएशन करने वाले हैं। मुझे लगता है इस पे और कैलिब्रेशन होगा। इस सरकार का नेचर है, मतलब उन्होंने पहले भी देखा है कि उन्होंने अगर एक समस्या का समाधान करने की सोच ली है तो उसको वो कैलिब्रेट करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि यही मैसेजेस थे। इसके अलावा बहुत ज्यादा बजट से एक्सपेक्ट करना वो भी गलत है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बजट का असर धीरे धीरे बाजार और इकोनॉमी के लिए कम होता दिख रहा है, लेकिन बाजार के लिए इस बार बजट में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। न सिर्फ बाजार के लिए बल्कि सारे एसेट क्लासेस के लिए जो वित्त मंत्री का इरादा है कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन किया जाए कैपिटल गेन्स को लेकर विशेषकर, कैसे देखते हैं आप, कहाँ आपको फायदा कहाँ नुकसान होता दिख रहा है? इसमें आप ये देखें कि अगर ओवरऑल टैक्स कलेक्शन सरकार, तो आप देखेंगे सरकार का अनुमान है कि कुछ 35-40 हजार करोड़ का फायदा होगा इन टैक्सेस से। सो फायदा तो सरकार का ही है और सरकार ने ये भी बहुत क्लियरली कह दिया है। इनफैक्ट जो इंटरव्यूज आए हैं जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो उनका ये कहना है कि देखिए ये बहुत ही प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी कि प्रोग्रेसिव का कहने का मतलब है कि जो टैक्स जो अमीरों पे ज्यादा लगे और गरीबों पे कम लगे। तो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो अमीरों का पे ज्यादा लगता है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और जो टैक्स रेट्स हैं वो अभी भी बहुत सारी इकोनॉमी, चीन में भी 20% है, हमारे यहाँ पे कम है। सो तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है कि भाई ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बट आई थिंक द ऑब्जेक्टिव जो मेन मुद्दा था वो था सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अगर टैक्स रेट के कारण सेविंग्स डिस्टॉर्ट होने लगी और सेविंग्स का फ्लो डिस्टॉर्ट होने लगे कि आप जो हर महीने या हर साल जो बचा रहे हैं वो क्योंकि आप इक्विटीज में डाल रहे हैं या किसी और एसेट क्लास में डाल रहे हैं क्योंकि वहां पे टैक्स कम है, तो ये डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट जो है सरकार ने सिंप्लीफाई करने की शुरुआत की। और तो अब बस 12 महीना और 24 महीने का ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेम्स का ड्यूरेशन रह गया है और 12.5 और 20% के ही दो टैक्स रेट होंगे। तो ये इट इज मोर सिंप्लीफिकेशन देन रेवेन्यूज मेरे हिसाब से। बट उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि इसमें ये वापस कम नहीं होगा। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। टैक्स को सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश की गई है, ये सरकार का इरादा रहा भी है इस बजट में। लेकिन चूंकि आप रूरल इकोनॉमी पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, इस बार बजट में काफ़ी कुछ इस बात पर जोर है
जॉब क्रिएशन किए जाएं, स्किल जॉब्स लाए जाएं, युवाओं को कहीं न कहीं ऐसा काम मिले जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले, जो स्कीम्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर बनाई गई है। मिश्रा साहब, कैसे देखते हैं आप, इसका क्या असर होगा? नहीं, देखिए, हमारी इकॉनमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है, लेकिन हमारी इकॉनमी अभी भी जो हम उसको प्री पैंडेमिक पाथ कहते हैं कि अगर कोविड नहीं हुआ होता तो जो जहां इकॉनमी होती उससे हम अभी भी करीब 7 से 9% नीचे चल रहे हैं। यानी कि हमारी ग्रोथ जो है वो 1 से 1.5 साल जहां होनी थी उससे पीछे चल रहे हैं। अब ये दुनिया भर में है, 1.5 से 2 साल पीछे ज्यादातर इकोनॉमीज हैं अमेरिका को छोड़ के, बट उनके पास उतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी हमारी है कि हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बहुत यंग वर्कफोर्स है, हर साल 1 सवा करोड़ लोग वर्कफोर्स में ऐड होते हैं। आप समझ लें कि अगर 1 1.5 साल पीछे हैं तो हमारे पास 1 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा वर्कर्स हैं। तो ये समस्या उन केवल 1 1.5 करोड़ वर्कर्स की नहीं है, बट ये समस्या पूरे वर्कफोर्स की है, क्योंकि वो सरप्लस वर्कर्स हैं तो लेबर का प्राइसिंग पावर भी कम हो रहा है। तो ये इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, इससे पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं। तो ये समस्या तो रही है। ये एज जो इकोनॉमी अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है, धीरे धीरे मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्री पैंडेमिक ट्रेंड 6.5% का था, उसके बाद से हम 7 साढ़े 7 पे ग्रो कर रहे हैं, तो जो गैप है वो नैरो हो रहा है। लेकिन इस अंतराल में लेबर को का प्राइसिंग पावर कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सरकार इंटरवीन करके जॉब क्रिएशन को एक्सेलरेट कर सकती है। तो भाई ये आई थिंक जो 10,000 करोड़ सरकार ने इस साल खर्च करने का इसमें प्रावधान किया है, इसमें मेरे हिसाब से जो 60-65 लगा, अगर आप 15,000 मान के चलें, मान लीजिए कि 12 मानते हैं, क्योंकि 15,000 तक का जो स्कीम ए है, उससे अगर आप मान लें कि 12,000 रुपए ऑन एवरेज सरकार देती है, तो करीब मतलब 70 लाख के आसपास जॉब्स इसमें क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन ये 70 लाख जो जॉब्स हैं, ये इसमें बहुत हद तक तो ये भी होगा, कोई भी हायर कर रहा होगा वो स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे इन स्कीम्स को कैलिब्रेट किया जाएगा, बट ये दिखाता है कि सरकार एक्नॉलेज कर रही है कि इकोनॉमी में, लेबर मार्केट में स्लैक है और इसको पॉलिसी से कैसे एड्रेस करना है। बट मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट फोर्सेस खुद से जॉब क्रिएट कर सके, जैसे केवल मान लीजिए किसी को 12,000 रुपए आप 1 महीने की तनख्वाह जो है दे देते हैं, तो आप उसका 8% जो लेबर कॉस्ट है वो आप ले रहे हैं। वो 8% के कारण कोई नई नौकरी क्रिएट करने का मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जो एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट फोर्सेस, यानी कि मान लीजिए अगर रियल एस्टेट मार्केट में तेजी चलती रहती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जोर से बढ़ती है, या हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम कर दिया, हमने रेगुलेशन ईज कर दिए, हमने लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब अच्छे से मुहैया कराया, तो जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसकी वजह से जो जॉब्स क्रिएट होंगे उसका इम्पैक्ट जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा होता है। तो उस पर भी हमें डायरेक्शन दिखा, सरकार ने कहा कि भाई हम टैक्सेस को और सिंप्लीफाई करेंगे, कस्टम ड्यूटीज को और सिंप्लीफाई करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेन मुद्दा है। हम फिस्कल डेफिसिट के रेशियो को इग्नोर ही कर देते हैं, बट सबसे बड़ा बजट का टेक अवे हमारे लिए वही होता है कि सरकार कितना बोरो करेगी, और सरकार अगर कम बोरो करेगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के लिए गिरेगा। तो ये जो तरीका है, इससे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे वजह की जो 10,000 करोड़ सरकार खर्च कर रही है उन स्कीम्स पे। परफेक्ट सर। सर, अब बताएं बाजार के डायरेक्शन के बारे में, कैसे देख रहे हैं आप इंडियन मार्केट्स को बजट के बाद, क्योंकि दो बड़ी इवेंट आई, बजट भी और इलेक्शन भी, लेकिन बाजार घटते ही नहीं है। थोड़ा घटते हैं फिर से बढ़ जाते हैं। क्या मजबूत रहेंगे आगे? आपके लिए डायरेक्शन क्या दिखता है? तो देखिए, भारत के बाजार में अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि जो डोमेस्टिक फ्लोज की जो SIPs, और अभी तो हमने देखा डिस्क्रिशनरी फ्लोज जो म्यूचुअल फंड्स में लोग लगा रहे हैं बट SIP के बाहर लगा रहे हैं, वो भी जून के महीने में करीब 24-25 हजार करोड़ था। पिछले 12 महीने में करीब 1 लाख करोड़ रुपया SIPs के बाहर म्यूचुअल फंड्स में आया है। तो जब ये होता है तो हर समय में म्यूचुअल फंड्स के पास 1.25 से 1.5 लाख करोड़ का कैश पड़ा रहता है।
क्योंकि वो 5 से 6% जो है वो कैश रखते हैं कि अगर कुछ मार्केट गिरा तो कुछ मौका मिलेगा, क्योंकि मार्केट महंगा है, ये सबको पता है। अभी तो उसके कारण क्या होता है कि जो डीप ड्रॉडाउन्स कहते हैं, कि मान लीजिए कि आप एक नया हाई बना, अब उसके बाद अगर गिरता है तो 4-5% गिरता नहीं है कि लोग वो फ्लोज के कारण फिर से वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फंड मैनेजर को भी पैसे डिप्लॉय करने हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वॉलेटिलिटी मार्केट की है वो और कम हो गई, और आपको भी पता होगा कि जो मार्केट्स लेस वॉलेटाइल होते हैं उनके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और इंप्रूव हो जाते हैं। तो इस कारण से पैसे और आते हैं। तो अभी हम लोग उसी फ्लो में चल रहे हैं। इस वजह से मार्केट का बहुत ज्यादा डीप ड्रॉडाउन होना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक चीज जरूर बदली है कि जनवरी से लेके अभी तक, मान लीजिए मई जून तक, जनवरी 2023 से लेके 24 के मई जून तक, यूएस और इंडिया दोनों की इकोनॉमीज में बहुत अपग्रेड्स हुए थे। यानी कि जो FY25 या कैलेंडर 2024 का जो आउटपुट लेवल अमेरिका और हमारी अर्थव्यवस्था का था, जीडीपी का था, वो काफी जोर से अपग्रेड हुआ है, क्योंकि ग्रोथ वाज सरप्राइजिंग ऑन द अपसाइड। मेरे हिसाब से वो सरप्राइजेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, और जब ये होता है तो धीरे धीरे मार्केट जो है वो टाइम करेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है। आप देख रहे होंगे ग्लोबल मार्केट्स भी अब थोड़े चॉपी लग रहे हैं। यूरोप में थोड़ी इकोनॉमिक वीकनेस आई है। अमेरिका में भी जो फिस्कल सपोर्ट से इकोनॉमी एक्सेलरेट कर रही थी, क्योंकि आश्चर्य होगा कि जो फिस्कल स्टिमुलस है, जैसे हमारे यहाँ सरकार जो विड्रॉ कर रही है, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस है और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना चाहते हैं, सरकार वहाँ अमेरिका की सरकार जो है पिछले साल 5% ऑफ जीडीपी का फिस्कल स्टिमुलस इंपल्स दे रही थी, और वो इंपल्स अब खत्म हो रहा है। अभी वो मेरे ख्याल से वो 1% के नीचे आ गया है, और मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है उसमें एक्सीलरेशन कम हो जाए और वो फिर अब स्लो डाउन करने लगे। तो इस वजह से भी अमेरिका के मार्केट्स को देखा होगा आपने कि अब वो थोड़े चॉपी और करेक्ट कर रहे हैं। तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ से मार्केट का अच्छा करने के आसार थोड़े कम है, बट इतने फ्लोज आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीप ड्रॉडाउन्स भी नहीं होंगे। तो वो टाइम करेक्शन वाला मार्केट मेरे ख्याल से चलता रहेगा। इंटरेस्टिंग है, टाइम करेक्शन वाला मार्केट रह सकता है और थोड़ा वक्त बिता सकता है। पैसे की ताकत है और इसलिए बाजार ज़्यादा देर नीचे टिकते नहीं। नीलकंठ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इकोनॉमी और बाजार पर आपने विस्तार से अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।